नमस्कार। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है, तो बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त लगातार हो रहा है। तो लगातार हो रही बारिश से परेशानी का कारण बनी हुई है। बारिश से जनता कर रही है त्राहिमाम, तो कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को सता रहा है डर। तो लगातार हो रही बारिश से नदियां भी उफान पर है। तो लगातार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है। और लगातार हो रही बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को अब डर सताने लगा है कि अगर लगातार इस तरह ही बारिश हुई तो जनजीवन किस तरह से चलेगा। और जिनके कच्चे मकान हैं उनको भी डर सता रहा है, क्योंकि देखिए बारिश होती है तो कच्चे मकानों के गिरने का डर बढ़ जाता है। और इसी के चलते कई घटनाएं भी सामने आती हैं, ऐसी स्थिति सामने आती है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उन मकान में रहने वाले लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। तो लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बन गई है। तो बारिश से जनता अब त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है, रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं उनको अब डर सताने लगा है। लगातार बारिश होने की वजह से नदियां भी उफान पर है, और जब नदियां उफान पर होती हैं तो उसका अब जल धीरे धीरे शहरों में, गांवों में घुसने लगता है। बाढ़ की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और देखिए वो जो रास्ते होते हैं वो रास्ते नहीं, फिर नदियों के तौर पर हम उन जगहों को देखते हैं, जलमग्न पूरा इलाका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से अब सिर्फ डर बना हुआ है कि अगर ये बारिश नहीं रुकी तो जनजीवन किस तरह से चलेगा। तो आवाजाही में जहां दिक्कत हो रही है, लगातार सड़कों पर घुटनों तक पानी लगा हुआ है, और चाहे गाड़ी से आना जाना हो या फिर पैदल, हर किसी के लिए दिक्कत का सबब है ये। तो सड़कें जलमग्न हो रखी हैं, और लगातार बारिश से जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर अपने काम पर जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए जब बारिश होती है तो हर एक व्यक्ति पर इसका असर पड़ता है। जहां एक तरफ गर्मी से लोग परेशान थे, तो गर्मी से कहीं राहत की सांस मिली है, लेकिन इस राहत की सांस के साथ माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी गई है। जिस तरह से ये लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश से कई चिंताएं अब और बढ़ गई है। तो यूपी के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो लगातार हो रही बारिश से परेशानी का कारण अब बनती जा रही है। जहां शुरू में एक राहत की सांस मिली थी, लेकिन अब यही बारिश लोगों के लिए दिक्कत बन रही है। और आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस तरह से लोग अपने कामों को करने के लिए मजबूर हैं, और जाने के लिए, घरों से निकलने के लिए मजबूर हैं। और सड़कों की स्थिति देखिए, सड़क नजर नहीं आएगी, पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। पूरे इलाके में जल भराव है, और ऐसी स्थिति में घर से निकलना और रोजमर्रा के काम करना जो जरूरी है, इसमें कितनी दिक्कत आती है आप देख सकते हैं। दुकानें भी लगी हुई हैं इसी जल भराव में, स्कूल भी जाना है बच्चों को, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हर व्यक्ति के लिए, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, हर किसी के लिए ये बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है, क्योंकि हर किसी का इस जलमग्न इलाकों से निकलना बेहद दूभर है। राज्यपाल से मुलाकात करेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। थोड़ी देर में सपा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से
मुलाकात होगी सपा के प्रतिनिधिमंडल के, तो अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा और थोड़ी ही देर में ये मुलाकात होगी। तो सपा का ये प्रतिनिधिमंडल और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा। इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है और कितने बजे ये मुलाकात होने वाली है? बिल्कुल, अखिलेश यादव समेत तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अब से कुछ चंद मिनटों की देरी में यहाँ पर राजभवन पहुंचने वाले हैं और शायद संभवतः पहुंच चुके हैं। का काफिला जो है वो है अखिलेश है वो लखनऊ ठीक है और वो अंदर की ओर जाएंगे। जी अश्विनी, और अखिलेश यादव। अश्विनी, आपकी आवाज सही तौर पर नहीं आ पा रही है। आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और दोबारा अपडेट लेंगे कि कितने बजे ये मुलाकात होगी। अश्विनी हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे थोड़ी ही देर में ये मुलाकात होने वाली है। और देखिए, ये प्रतिनिधिमंडल है जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा। सपा का ये प्रतिनिधिमंडल है जिसके नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं और एक अखिलेश यादव के नेतृत्व में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से ये मुलाकात होने वाली है। और हमारे साथ लगातार अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, कितनी देर बाद ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, आप सामने दे सकती हैं अखिलेश यादव समेत तमाम जो विधायक हैं इस समय राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लमसम 8 से 10 विधायक हैं जो साथ में अखिलेश यादव के जो है राजभवन पहुंचे हैं। अभी हालांकि ये कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था हो, चाहे तमाम जो मुद्दे जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी उठाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था और इसके चलते कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो राजभवन पहुंचे हैं। आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात करने के लिए, साथ ही साथ तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के, वो भी साथ में इस समय राजभवन पहुंचे हुए हैं। अब से चंद मिनटों में ये मुलाकात शुरू हो जाएगी। 10:15 बजे के लगभग का समय जो है नियत किया गया दोनों राज्यपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात का। और लमसम इस समय 10:08 हो गया। अब से कुछ 4 से 5 मिनट में ये मुलाकात शुरू होगी। संभवतः उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कि अखिलेश यादव आज राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल के सामने उन मुद्दों को रखेंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो या तमाम अन्य मुद्दे। निश्चित तौर पे अखिलेश यादव का यूं पहुंचना कहीं ना कहीं सियासत को आज गर्म करने वाला है। एक और एक और जो सदन चल रहा है विधानसभा का, उसका आखिरी दिन है सत्र का, और दूसरी ओर एकाएक अखिलेश यादव का यूं जो राजभवन पहुंचना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अंतर की असली वजह क्या है। हालांकि अभी कुछ बोलने से मना किया अखिलेश यादव ने, कहा कि लौट कर आ रहे हैं तब मीडिया से बात करेंगे। आखिर किन चीजों पर चर्चा हुई, अखिलेश यादव एंट्री करते हैं, उसके बाद तमाम जो उनके सहयोगी विधायक होते हैं समाजवादी पार्टी के, वो पीछे से एंट्री करते हैं। निश्चित तौर पर कुछ बड़ा मामला लेकर के अखिलेश यादव आज राजभवन पहुंचे हैं। हालांकि जिन मुद्दों को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, सरकार को घेरने का काम कर रही है, वो मुद्दे तो जनीन है और उनको रखेंगे राजभवन में राज्यपाल के सामने। लेकिन कुछ और भी हो सकता है जिसको लेकर के राजभवन अखिलेश यादव पहुंचे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, अखिलेश यादव लगातार इन मुद्दों को लेकर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे वो कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, या फिर जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार अखिलेश यादव इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। और ये तस्वीर हमने देखी थी कि सड़क से लेकर सदन तक ये कोशिश की गई थी कि ये मुद्दा उठाया जाए, लेकिन वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। और अब जब ये राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो रही है, कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों को लेकर राज्यपाल इन मुद्दों पर संज्ञान ले सकती है। अश्विनी, आप
बिल्कुल राजभवन या राज्यपाल को कहें असंवैधानिक उनकी जगह होती है। वो उनके लिए सभी राज्य के लोग बराबर होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों या मंत्री हो, विधायक हो, हर आम आदमी उनके लिए समान होता है। सबको एक तरीके से देखती हैं, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। कहीं पर कुछ गलत अच्छा हो रहा है तो वो कहीं पर भी दखलंदाजी कर सकती है, किसी से भी पूछ सकती हैं। निश्चित तौर पर आखिरी आज एक तरीके से जो है जो राजभवन होता है, जब कहीं सुनवाई नहीं होती है, सरकारें सुनती नहीं किसी की, तो राजभवन का रुख करता है, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाइयाँ होती हैं, निष्पक्ष रूप से सुनवाई होती है। और आज कहीं ना कहीं उसी को एक तरीके से जांचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अखिलेश यादव राजभवन पहुंचे। निश्चित तौर पे अब से चंद मिनट, 1 से 2 मिनट में मुलाकात शुरू हो जाएगी और क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ वो महामहिम जो राज्यपाल है उनके सामने रखते हैं, ये थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कुछ मुद्दे हैं जो जानकारी में आ रहे हैं, जो जिसको लेकर के सरकार के सामने भी रखा गया जिन मुद्दों को, और अब राजभवन में उन मुद्दों को रखा जाएगा। लेकिन कुछ विशेष भी हो सकता है जो शायद अब संभवतः जब अखिलेश यादव बाहर आएंगे तो बताएंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। जी बिल्कुल अश्विनी। और अश्विनी, इसके साथ ही इस डेलीगेशन में और कौन कौन लोग सम्मिलित हैं? अखिलेश यादव के अलावा कौन से वो बड़े चेहरे हैं सपा के जो इस दौरान राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं? बिल्कुल, गाड़ियां तेजी से निकली तो चेहरे तो देखने में थोड़ा मुश्किल हुई, लेकिन ये है कि वरिष्ठ विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो इसमें मौजूद थे। निश्चित तौर पर क्योंकि गाड़ियां इतनी तेजी से निकली तो पहचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि आखिर गाड़ी में कौन कौन बैठे। हालांकि अब से कुछ देर में जब बाहर निकल के सभी विधायक आएंगे तब क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से विधायक थे जो समाजवादी पार्टी के, जो राजभवन में अखिलेश यादव के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए गए हैं। जी ठीक है अश्विनी, आपने ही जिस तरह ये खबर दी थी कि अखिलेश यादव सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हुए हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं और राज्यपाल के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कितनी देर ये मुलाकात रह सकती है और क्या जानकारी मिल रही है? इसके पीछे क्या कुछ और हो सकता है? जानकारी के मुताबिक लमसम 20 से 25 मिनट की यह मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उसके बाद अखिलेश यादव को यहीं से जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें सम्मिलित होना है, क्योंकि आखिरी दिन आज है और आज कहीं ना कहीं सत्र में तमाम मुद्दों को अखिलेश यादव उठाएंगे। निश्चित तौर पर लमसम 20 मिनट से 25 मिनट का जो समय है वो मुलाकात रखा गया है। और मुलाकात जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार मुलाकात लमसम शुरू हो चुकी है। राजभवन में जहाँ पर मुलाकात का दौर होता है उस जगह पर अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं और राज्यपाल भी संभवतः मुलाकात के लिए आ चुके हैं। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में बाकायदा डिटेल में बातचीत होगी, अपना पक्ष रखेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, और उसके बाद जब बाहर आएंगे तो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव आज राजभवन पहुंचे, क्योंकि लंबा अरसा रहा। पिछला पूरा कार्यकाल देख लें, ये पूरा कार्यकाल शुरू कार्यकाल है, तो अखिलेश यादव संभवतः पहली बार जो राज्यपाल से मिलने के लिए आए हैं। हालांकि तमाम उनका डेलीगेट्स आते रहे हैं इससे पहले मुलाकात के लिए भी, तमाम बार ऐसा देखा गया मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद इसी जगह पर धरना प्रदर्शन भी हुए कि राज्यपाल से मुलाकात ना होने की वजह से। लेकिन आज अखिलेश यादव आए हैं तो निश्चित तौर पर मुद्दे बड़े होंगे, चीजें बड़ी होंगी, और उन चीजों को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के राजभवन अखिलेश यादव पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर में आज जो है अखिलेश यादव बाहर आएंगे और संभवतः मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे, तब पूरी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर अखिलेश यादव के राजभवन पहुंचने का, यहाँ पर मुलाकात के मायने क्या। जी बिल्कुल अश्विनी। और इसके साथ ही अश्विनी, चूंकि मानसून सत्र चल रहा है और आज वो आखिरी दिन है, इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं मानसून सत्र के दौरान जो विपक्ष का रवैया है और ये जो मुलाकात है वो इसका असर कहीं देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, इस बार अगर पूरे मानसून सत्र की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के सरकार को लगातार घेरता रहा। हंगामेदार पूरा सत्र रहा, पहले दिन से ही हंगामे होते रहे, क्योंकि जब पहला दिन था सत्र का उस दिन 19 तारीख को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने तय किया था कि वो सब लोग पैदल मार्च करते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय से विधानसभा सत्र में शिरकत करेंगे। लेकिन पुलिस ने उनको वहीं पार्टी कार्यालय के बाहर ही रोक दिया था। उसके बाद हंगामा भी हुआ था, देखा गया था कि अखिलेश यादव समेत तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने पहले दिन की जो कार्रवाई सदन की थी उसमें शिरकत नहीं हुए थे, वो लोग शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद अगले दिन जब शामिल हुए थे तब देखा गया कि इस तरीके से हंगामा किया गया विधानसभा के अंदर, तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की गई। जिन चीजों को सरकार कहती है हमने बेहतर की, चाहे स्वास्थ्य के मंत्री के ऊपर किस तरह से कटाक्ष किए गए, छापामार मंत्री तक उनको कहा गया, निश्चित तौर पर उसके बाद जवाब भी उनको मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी
समाजवादी पार्टी के पास और क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के सरकार को, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था, ये जो आम एक तरीके से मुद्दे हो गए, कभी भी होती इन्हीं की चर्चाएं होती। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम अन्य भी चीजें हैं, क्या उनको लेकर के भी अखिलेश यादव जो है सरकार को घेरेंगे या सिर्फ ये रटे रटाए जो मुद्दे उनके पास है उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे? निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार लगातार कहती रहती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बाकी प्रदेशों की अपेक्षा बेहतर है, यहाँ का क्राइम रेट है वो कम है, और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी उन्हीं मुद्दों को सरकार पर घेरती है, कहती है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। और उसका कहीं ना कहीं एक उदाहरण अभी जब लखीमपुर की घटना हुई तो सदन में भी दिया गया, उसका उदाहरण बाहर भी दिया था कि लखीमपुर की जैसी घटनाएं हो जाती है और सरकार कहीं ना कहीं उस तरीके से काम नहीं कर रही। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, तो विधायी कार्य के साथ ही आबकारी दिवस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद रहेंगे, तो कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष करेगा। तो 5 दिनों का ये मॉनसून सत्र रहा और आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। और देखिए 19 तारीख से ये सत्र शुरू हुआ था और 5 दिन बीत चुके हैं, आज 5वां दिन है। और देखिए यह जो आखिरी दिन है उस पर भी ये उम्मीद की जा रही है तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विपक्ष कई मुद्दे सदन में उठा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। एसके, आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। देखिए 5 दिनों का ये पूरा सत्र और सत्र का आज आखिरी दिन, कहीं ना कहीं आज माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। विपक्ष की तरफ से कई ऐसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं, हंगामा किया जा सकता है। तो अगर 5 दिनों के इस पूरे सत्र को देखा जाए तो जहां एक तरफ कई सारे मुद्दे उठाए गए तो वहीं एक इतिहास भी रचा गया। क्या कुछ आज का दिन खास रहेगा? बिल्कुल, आज का दिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार पहली बार महिलाओं के लिए पूरा दिन निर्धारित किया गया, जिसमें सिर्फ महिला जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलसी रही हो या विधायक रही हो, उनकी तरफ से अपनी बातें रखी गई, अपनी मांगे रखी गई, क्या वो सोचती है, कितना बदलाव वास्तव में हुआ है महिलाओं के जीवन में, उन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। और अगर हम आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष, साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बाकी के जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई विधेयक भी सदन में पेश किए गए हैं, साथ ही साथ कई रिपोर्ट भी कल सदन के पटल पर रखी गई है। उन बहुत सारे विषयों को लेकर आज चर्चा होगी। अगर हम इन विधेयकों की बात करें तो एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो लोक एवं निजी क्षति निवारण अधिनियम है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कल सदन के पटल पर रखा गया था और आज उस विधेयक को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो भी दंगे या इस तरीके की कोई चीज होगी जिसमें सरकारी या निजी संपत्ति को कोई हानि पहुंचे तो उसकी भरपाई भी संबंधित व्यक्तियों से कराई जाएगी। उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव आज कल सदन में रखा गया था और आज इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं उसमें अग्रिम जमानत खारिज करने का विधेयक भी कल सदन में रखा गया था, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जो विपक्ष है वो कहीं न कहीं अंतिम दिन सरकार को घेरने की कोशिश करेगा कि उन सारी चीजों को समाहित किया जाए जिन पर अभी तक के सत्र में चर्चा नहीं हो सकी है। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि राज्यपाल से वो कौन कौन से विषय रखते हैं, उसके बाद सदन में आकर वो क्या चीजें अपनी पार्टी की तरफ से अपनी नीतियों को किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो कई मायनों में अहम है, क्योंकि अंतिम दिन भी है और कोशिश सभी की होगी कि अपनी चीजों को रख लिया जाए। सरकार की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि अंतिम दिन सदन को शांतिपूर्वक चलाकर कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा समय सदन की कार्यवाही में व्यतीत किया जाए, ताकि जो चीजें हैं उनको पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल एसके। और देखिए एसके, इसके साथ ही आबकारी दिवस है, उस पर भी माना जा रहा है कि चर्चा होगी इस दौरान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विभिन्न मुद्दे जो कि सरकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कैग रिपोर्ट में भी हर विभाग की क्या कार्यस्थिति रही, कितना जो किस मद में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, वास्तव में बजट का कितना उपयोग किया गया, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर जो विभिन्न विभाग हैं, जिसमें आबकारी हो या दूसरे विभाग हो, उनसे जुड़ी हुई चीजों को लेकर भी सदन में चर्चा होगी और सरकार की भी कोशिश होगी कि हो हल्ला के बजाय स्वस्थ चर्चा कराई जाए।
जिससे कि कहीं न कहीं चीजें बेहतर ढंग से निष्पादित हो और सदन अपना जो पूरा समय है वो सदन की कार्यवाही में लगा सके। अब देखना यह है कि विपक्ष का क्या रुख अंतिम दिन रहता है, ये जरूर महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। सीएम योगी गोरखपुर में सुबह भ्रमण के दौरान गौशाला गए, जहां उन्होंने गायों और बछड़ों को गुड़ खिलाया। इसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने सुबह पहले परिसर में भ्रमण किया। इसके साथ ही सुबह जब भी वो गोरखपुर जाते हैं गौशाला जरूर जाते हैं। सुबह की दिनचर्या उनकी यही रहती है, गायों और बछड़ों को अपने हाथों से गुड़ खिलाते हैं। और तमाम तस्वीरें अक्सर जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो गौशाला में उन जरूर जाते हैं। और इसी दौरान फिर उसके बाद जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा गया और कई सारी समस्याएं उन्होंने सुनी और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इसके बाद लगातार हवाई सर्वेक्षण करेंगे, क्योंकि गोरखपुर हो गया या संत कबीर नगर हो गया, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, ये वो इलाके हैं जहां बाढ़ प्रभावित, ये वो इलाके हैं जिनका हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। थोड़ी ही देर में ये हवाई सर्वेक्षण होगा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सुबह उठकर गौशाला गए, जहां पर गायों और बछड़ों के साथ उनका प्रेम भाव नजर आया और अपने हाथों से उन्होंने गुड़ खिलाया। इसके बाद जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा था। अक्सर जब गोरखपुर जाते हैं जो जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है और लोगों को बहुत उम्मीद होती है कि जब भी सीएम यहां पर आएंगे तो उनकी समस्याएं जरूर सुनेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बन रहा है अग्रणी राज्य। 6 और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी। केंद्र ने वीजीएफ स्कीम के तहत दी सैद्धांतिक सहमति। मेडिकल कॉलेज खोलने में आएगा 1525 करोड़ का खर्च। सब्सिडी के करीब 1012 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। एक कॉलेज की औसतन 160 करोड़ की सब्सिडी होगी। महोबा, मैनपुरी, बागपत में जल्द खुलेगा मेडिकल कॉलेज। हमीरपुर, हाथरस, कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। तो देखिए, मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद अब तेज हो चुकी है। तो एक कॉलेज की औसतन 160 करोड़ की सब्सिडी होगी। तो महोबा, मैनपुरी, बागपत में जल्द मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके साथ ही हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक बार फिर अग्रणी बनता हुआ नजर आ रहा है और देखिए एक बार फिर मेडिकल कॉलेज ऐसे इलाकों में खोले जा रहे हैं जहां इसकी सख्त जरूरत थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और एक अभियान भी योगी सरकार लगातार चला रही है, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपना मेडिकल कॉलेज हो, उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काम चल रहा है। कहीं न कहीं इस दिशा में एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, जिसमें 6 और जिले ऐसे होंगे जिनके अपने मेडिकल कॉलेजेस होंगे। हालांकि इन मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो करीब 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें एक बड़ी सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। और कहीं न कहीं एक कोशिश भी होगी कि इन सभी जिलों में जो मेडिकल कॉलेज हैं वो काम करें, ताकि जो बड़े जिले हैं उनके मेडिकल कॉलेजेस पर भार कम हो। अगर हम जिलों की बात करें तो महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज जैसे जिले हैं जहां पर ये नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। हालांकि करीब एक मेडिकल कॉलेज पर 160 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें करीब 1012 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। बाकी पैसा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। तो कहीं न कहीं कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की है कि जिन जिन जिलों में अपने मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां पर मेडिकल कॉलेजेस हों, ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके और सभी जगह पर बेहतर इलाज की सुविधा हो। और जो बड़े जिले हैं, चाहे वो लखनऊ हो, आगरा हो, वाराणसी हो, मेरठ हो या झांसी हो, बरेली हो, इन जिलों के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पर जो मरीजों का भार है वो कम किया जा सके और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिल सके। जी ठीक है, एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।